मेरा नौकर भाग भाग कर सारे काम करता। हॉस्टल आती जाती तो उसे ही साथ लेकर जाती, लेकिन एक रात मेरा नौकर घबराया हुआ मेरे हॉस्टल आया। वजह पूछी तो कहने लगा, दीदी इमरजेंसी पड़ गई। इमरजेंसी का सुनकर मैं घबरा गई, बैग पैक किया और चल पड़ी। घर पहुंची तो होश उड़ गए जब मेरे नौकर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर जब मुझे कुछ पकड़ा दिया। जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल में उस वक्त जल्दी जल्दी बिजी थी। जब मेरी दोस्त कमरे में आई कि क्या हो गया है, इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वह मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना उदास हो जाऊंगी। ये सुनकर मैं भी उदास हो गई, क्योंकि हम दोनों दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। मगर मुझे जल्दी से घर जाना था, इसलिए मैंने उसकी उदासी चेहरे को देखकर कहा, पापा कई सालों से बीमार हैं, मुझे इस वक्त उनके पास होना चाहिए। मगर उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई की खातिर खुद से दूर कर दिया, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी अपना नाम खुद बना सके। ये सुनकर वे कहने लगी, बात तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ जाने से नहीं रोक रही, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम मुझसे इतनी दूर जाओगी, तुम उदास हो जाओगी, इसलिए तुम मुझे भी साथ ले जाओ। उसकी इस बात पर मैंने गौर करके उसे देखा और उसके सर पर एक थपकी लगाई। तुम्हें पता तो है हमारे पेपर करीब हैं और तुम मेरी तरह दिमाग में तेज़ नहीं हो, इसलिए यहाँ रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करो। क्योंकि मैं दिमाग में तेज़ हूँ, इसलिए पापा की देखभाल के साथ साथ मैं एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लूँगी। मैंने उससे कहा। ये सुनते ही वे झट से बोली कि यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, वैसे भी सब हॉस्टल में बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोनों मिलकर तुम्हारे घर चलते हैं और वहाँ हम दोनों आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो जल्दी होने वाले हैं, और उसके साथ साथ बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया कि अरे नहीं, वे मेरे पापा हैं, तो मैं ही जाऊंगी और तुम एग्ज़ाम की तैयारी करो। ये सुनकर मीरा ने मुझे घूरा तो मैंने हंसते हुए अपना सामान पैक कर लिया। मीरा मेरी दोस्त थी, मगर वह मुझे मेरी बहनों की तरह प्यार करती थी। कल रात जब पापा की कॉल आई कि वे बीमार हैं और मैं उनसे मिलने घर आ जाऊं, तो मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और ये देखकर मीरा उदास होने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से मीरा को समझाया कि मैं अकेली घर चली जाऊंगी, मगर वह मुझसे बहस किए जा रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर पापा के नंबर से कॉल आने लगी। मैं मुस्कुराने लगी और सोचा कि यकीनन पापा मुझे आने से मना कर रहे हैं। वे ऐसे ही थे, जब उदास होते तो मुझे कॉल करके बुला लेते, मगर जब उदासी भाग जाती थी तो वे सोचने लगते कि बेटी को तकलीफ़ क्यों दूँ, इसलिए फ़ौरन मुझे कॉल करके आने से मना कर देते थे। अब भी मुझे लगा कि पापा मुझे मना करने के लिए कॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने कॉल रिसीव की तो कॉल पर नौकर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर मेरा दिल थक सा रह गया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मेरे पापा को तब तक सलामत रखना जब तक मैं उन्हें कुछ बनकर नहीं दिखा देती। मगर मेरा नौकर कहने लगा, दीदी जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, इमरजेंसी है, मैं आपको हॉस्टल से लेने आ रहा हूँ। यह कहकर उसने कॉल कट कर दी और मैं मीरा के गले लग गई। मीरा, पापा की तबीयत बहुत ही नाजुक लगती है, मेरा नौकर मुझे लेने आ रहा है। मीरा ने मुझे परेशान देखा तो फ़ौरन तसल्ली देते हुए कहा, पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त हॉस्टल का एक नौकर मुझे बुलाने आ गया। मैं मीरा को गले से लगाया और कहा कि तुम सिर्फ पापा के लिए प्रार्थना करो। ये कहकर मैं बाहर निकल गई। मेरा नौकर बाहर गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा कि पापा कैसे हैं। ये सुनकर वह आंखें चुराने लगा और कहा, दीदी वह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दिल बैठ गया था। मैं उसकी आंखों की तरफ देखा, उसकी आंखें झुकी हुई थी। मैंने भी नज़रें चुरा ली। नौकर यश पिछले कई सालों से पापा की खिदमत कर रहा था। यह पापा के गांव के किसी दोस्त का बेटा था। यहाँ शहर में नौकरी तलाश करने आया तो पापा से भी मिलने चला आया। बातों के दौरान यश ने पापा को बताया कि वह यहाँ नौकरी की तलाश करने आया था, मगर इसे कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। ये सुनकर पापा हंसे और कहने लगे कि तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इससे पहले तुम गलत जगह पर जाते थे, मगर अब तुम सही जगह पर आए हो। ये सुनकर यश चौंक गया। मैं भी इसी वक्त वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए पापा की बात समझ नहीं पाई और यश की तरह उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। पापा ने यश से कहा, मुझे एक नौकर की तलाश थी जो मेरे एतबार का हो, और तुमसे बढ़कर मुझे ऐसा कौन मिलेगा, इसलिए तुम गाँव जाओ और घर वालों को बताओ कि मुझे नौकरी मिल गई है और खाली हाथ सीधे यहाँ चले आओ, क्योंकि मेरे गरीब
खाने पर ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। यहाँ तुम्हें रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा और बदले में मुझे सिर्फ तुमसे वफादारी चाहिए। यह सुनकर यश ने पापा के हाथ को पकड़ा और अपनी आंखों से लगा लिया और कहा कि आपका कहा सर आंखों पर। यश ने कहा अब मैं मर जाऊंगा मगर आपसे गद्दारी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से यश हमारी फैमिली का तीसरा मेंबर बन गया, जिस पर हम बहुत यकीन करते थे। यश बाबा की गाड़ी से आया था। हॉस्टल से हमारे घर तक का सफ़र 3 घंटे का था, इसलिए मैं पापा का सोच सोच कर परेशान होने लगी। मैं हर महीने पापा से मिलने घर जाती थी, मगर इस महीने हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे, इसलिए मैं घर का चक्कर ना लगा सकी, जिसका मुझे अब बहुत ही अफसोस रहा और मैं रह रह कर ख़ुद को कोस रही थी, क्योंकि मेरे पापा इम्तिहान से ज़्यादा अहम थे। काश मैं वक्त पर घर चली जाती तो मुझे पापा की तबीयत का पहले से पता चल जाता। शायद मैं अब उनके पास ही होती, मैं उनके पास रहकर भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती थी। मुझे रोना आ रहा था। जिस बाप ने मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, मैंने उनके मुकाबले में अपनी एग्ज़ाम को तवज्जो दी। मैं रोते हुए बार बार यह इसकी तरफ देख रही थी। आज से पहले वह इतना चुप कभी नहीं हुआ। वह मुझे पहली बार हॉस्टल से लेने आया था, वरना तो मैं खुद ही आ जाती थी। सफ़र लंबा था, ऊपर से पापा के बारे में सोच सोच कर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे बैठे बैठे चक्कर आने लगे। यश ने मेरी यह हालत देखी तो गाड़ी रोक दी और कहा कि दीदी आपको क्या हुआ। उसके पूछने पर मुझे याद आया कि सुबह मैंने हॉस्टल में नाश्ता नहीं किया था, शायद मेरा बीपी लो हो गया था। ये बात मैंने उससे बताई तो वह कहने लगा हम पहले कुछ खा लेते हैं। सुनकर मेरे रोने लगी। गाड़ी मत रोको, मैं ठीक हूँ, मुझे पापा के पास जल्दी से ले चलो। मगर यश ने एक जगह गाड़ी रोक दी और मुझे भी भूख लगी है, ये कहकर वह गाड़ी से उतर गया। मजबूरन मुझे भी गाड़ी से उतरना पड़ा। यश ने मुझे रास्ते में अच्छे होटल से लंच करवाया, उसके बाद आइसक्रीम खिलाई ताकि मेरा बीपी ठीक हो सके। उसके बाद हम गाड़ी में आ गए। मैं सीट से टेक लगाकर पापा के बारे में सोचने लगी। मेरी माँ के अचानक मरने के बाद पापा बिल्कुल घबरा गए थे, क्योंकि वे जवान थे और मैं बहुत ही छोटी थी। माँ की मरने पर सब कहने लगे कि यह माँ के मरने की उम्र नहीं थी, मगर मौत पर किसी का क्या बस है। हम सब उसके सामने भी बेबस हैं। इसलिए माँ के मरने के बाद मेरी नानी ने खुद मेरे पापा से कहा कि वे दूसरी शादी कर ले, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। यह सुनकर नानी ने कहा कि वे मेरी देखभाल ना कर सकी तो बेशक मुझे नानी के घर भेज देंगे, मगर पापा ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वे मुझसे बहुत ही प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि मैं उनके होते हुए किसी और के घर रहूं, चाहे वे मेरी सगी नानी का घर क्यों ना हो। इसलिए मेरे बाप ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया और माँ बनकर मुझे खुद पाला, मेरी अच्छी तरबियत की और अच्छे बुरे की पहचान दिलाई। मैंने स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र बहुत ही शानदार नंबर से तय करके किया था। यूनिवर्सिटी में भी मैं टॉप पर आई थी, तो सब मेरी तारीफ़ करने लगे और ये सब मेरे बाप की वजह से हुआ था। वह बाप जिसने मुझे तो एक कामयाब लड़की बना दिया, मगर आज बुढ़ापे के हाथों बिस्तर तक होकर रह गए थे। गाड़ी सड़क पर थी, हर तरफ रोशनी थी, मगर मेरे अंदर अंधेरा था, क्योंकि मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मैं पापा के बिना कैसे जी पाऊंगी। यश बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और मैं जानती थी कि वैसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसने पापा को बहुत ही तकलीफ में देखा होगा। 3 घंटे का सफ़र हमने जैसे 2 घंटे में तय किया था, इसलिए घर वाले रास्ते की तरफ गाड़ी डाली थी। तो मैंने कहा कि पापा घर अकेले हैं क्या। वह सुनकर कहने लगा कि उसकी फ़िक्र मत करो, उनके पास 2 नौकरानियां हैं। ये सुनकर मैं दहल सी गई। ये कहा कि उसके पास 2 नौकरानियां हैं, वह पापा का ख्याल रखेंगी। इसका मतलब था कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये ख्याल जैसे मुझे तड़पा गया। जब गाड़ी घर के गेट पर रुकी तो मैं भागकर गाड़ी से निकली। मैं जल्दी जल्दी पापा के पास जाना चाहती थी, इसलिए मैंने यश के निकलने का इंतज़ार नहीं किया। मैं पापा के पास तक भागती हुई गई और फिर पापा के बिस्तर की तरफ देखा। पापा वहाँ मौजूद थे, मगर उनके जिस्म पर एक सफ़ेद चादर थी, उनके पैरों से लेकर चेहरे तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज़ पापा आंखें खोले, आपकी बेटी आई है। इनसे बात किए बिना आप कैसे जा सकते हैं। आप मेरी खुशी मेरी कामयाबी देखे बिना नहीं जा सकते। ये सुनकर चादर के नीचे कुछ हरकत हुई और मैंने चौंक कर उनके चेहरे से चादर हटाई तो बाबा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। मुझे देखा तो कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। वह यश हमारी जान का दुश्मन है। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें बेयकीनी से देखने लगी। पापा आप ये क्या कह रहे हैं, मैं यश के साथ आई हूँ, वह मुझे यह कहकर हॉस्टल से लाया है कि आपकी तबीयत ख़राब है। यह सुनकर पापा ने कहा ये यश की चाल है बेटी, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यश पीछे खड़ा था और उसके हाथ में पिस्तौल थी।
तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारे जान का दुश्मन नहीं हूँ। मुझे बस तुम्हारी दौलत और जायदाद चाहिए, तुम उस पर साइन कर दो, मैं यहाँ से फ़ौरन चला जाऊँगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? यश हंसने लगा और कहा, मैं इतने सालों से आपके खिदमत कर रहा हूँ बेटा बनकर। उन्हें बाथरूम ले जाता था और उनका कंधा साफ करता था, मगर ये बड़े बेवफा निकले। उन्होंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। ये जाती है, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, इसलिए मैं अपना हिस्सा छीन लूंगा। यश बागी हो चुका था और उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, गद्दार, तुझे याद है जब मेरे बाप ने तुझे नौकरी दी थी तो तुझसे क्या मांगा था? मेरा सवाल सुनकर यश ने जल्दी से कहा, याद है, तुम्हारे बाप ने कहा था कि मुझे एक नौकर की तलाश है जो मेरे एतबार का हो, और तुमसे बढ़कर मुझे ऐसा कौन मिलेगा? इसलिए तुम गाँव जाओ, घर वालों को बताओ कि मुझे नौकरी मिल गई है और खाली हाथ सीधा यहाँ चले आओ, क्योंकि मेरे गरीब खाने पर सब कुछ है। यहाँ तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलेगा और बदले में मुझे सिर्फ तुमसे वफादारी चाहिए। यश ने पापा का कहा एक एक वर्ड मेरे सामने कह दिया। मुझे इस पर गुस्सा आ गया। तो फिर तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो उस वक्त कहा था कि आपका कहा सर आंखों पर। अब मैं मर भी जाऊंगा, आपसे गद्दारी नहीं करूंगा। यह सुनकर यश जोर जोर से हंसने लगा। मुझे कोई शौक नहीं था उनसे गद्दारी का, बल्कि इस काम के लिए उन्होंने मुझे खुद मजबूर किया। वे इतने अमीर हैं, अगर अपनी इतनी बड़ी जायदाद में से कुछ मेरे नाम करके मर जाते तो क्या हो जाता? उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, जिससे भी जो भी शादी करता यह सारी दौलत और जायदाद उसके नाम आ जाती। यश की यह बात सुनकर मुझे उससे नफरत होने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आगे बढ़कर उसके ऊपर थूक दूं। तभी यश कुछ सोचने लगा और एक ख्याल आने पर वे मेरी तरफ बढ़ा। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? उसे आगे बढ़ता देखकर मैं घबरा गई। ये बात मेरी जबान पर लड़खड़ा गई। मेरा बाप उस वक्त बिस्तर पर मजबूरी और बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि यश इतना बदल जाएगा। यश मेरे करीब आया और क्लेचर में बंधे मेरे बालों को अपनी एक उंगली से खोलने लगा। बालों की एक लट मेरे माथे पर आई और मैंने डर कर आंखें बंद कर ली। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम्हारी सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। ये सुनकर मैं कांप के रह गई। अपनी हद में रहो यश, मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम दौलत के लालच में इतना गिर जाओगे। मैंने चौंक करके कहा, ना जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मैं गुस्से से काँप रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह नोच लूं। मेरी बात सुनकर वे कमीनेपन से मुस्कुराने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छोटी हो और मैं शादीशुदा हूँ, मगर मुझे तुम्हारे हुस्न और जवानी से कोई लेना देना नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो और अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम आज़ाद हो जाओगी और जिससे मर्जी शादी कर लेना। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यश ने यह कहकर अपनी उंगली मेरी गर्दन पर रख दी और धीरे धीरे उसे गर्दन से नीचे लाने लगा। यह मेरे बर्दाश्त से बाहर था। वह उस वक्त शेर की तरह ताकतवर था, मगर मेरी हालत भी उस वक्त किसी जख्मी शेरनी की तरह थी जिसे अपनी जान और इज्जत दोनों बचानी थी। इसलिए मैंने पूरी शिद्दत से यश के चेहरे पर थूक दिया और कहा, तुमसे शादी तो दूर, तुम्हारे करीब आना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। यह सुनकर यश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वह बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वह आगे बढ़ा और उसने मेरा दुपट्टा एक झटके में नीचे फेंक दिया। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं किसी कैदी परिंदे की तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। तभी उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरा खून खुशक हो गया। मैं बिना शादी के तुम्हें बीवी बना कर रखूंगा और इस वक्त तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी इज्जत के साथ। उससे आगे एक लफ्ज़ मत कहना। इससे पहले कि यश अपनी बात पूरी करता, पापा जोर लगाकर बिस्तर से उठे और बैठ गए और कहने लगे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। यह सुनकर यश ने मुझे छोड़ दिया। मैं फौरन पापा के पास आई। मैं बेतहाशा रो रही थी। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द का यह रूप देखा था। अब तक मेरी ज़िंदगी में दो ही मर्द आए थे, एक मेरे पापा जिन्होंने मेरी हर खुशी पूरी, और दूसरा जो कि मीरा का भाई अमन था, जो कि मुझे बहुत ही प्यार करता था। हमने फैसला किया कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। मगर आज जब मैंने यश का यह रूप देखा तो मैं डर गई। यश पापा से कहने लगा, आपने बड़ी अच्छा काम किया है, आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी, इसलिए तो मैं इसे हॉस्टल से ले आया। आप तो मान गए हैं, मगर अब ये नहीं मान रही। यह सुनकर मुझे यश का सारा प्लान समझ में आ गया। पापा ने यश से कहा, तुम मेरी बेटी को दोबारा हाथ मत लगाना, उसे मैं समझाऊंगा, तुम जायदाद के पेपर साथ ले आओ, मेरी बेटी उस पर दस्तखत कर देगी। ये सुनकर मैंने पापा की तरफ देखा। मैंने पापा से कुछ कहना चाहा, मगर पापा ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मैं खामोश हो गई। तभी यश कमरे से बाहर चला गया। अचानक मुझे याद आया कि यह अच्छा मौका था कि मैं कॉल करके मीरा को यह बात बता दूं, ताकि वह और उसका भाई
भाई मेरी मदद के लिए आ जाए। मैंने अपना मोबाइल को तलाश करना चाहा तो अचानक मुझे याद आया कि मैं अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर ही भूल आई हूँ। मैंने क्या गलती कर दी। मैंने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये सुनकर मैंने पापा से कहा, पापा यश हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये दौलत हमारी है, हम किसी अरे गहरे को अपना हक नहीं दे सकते। मैं बाहर जाती हूँ, गाड़ी में मेरा मोबाइल है, मैं वहाँ से कॉल करके किसी को अपनी मदद के लिए बुलाती हूँ। ये सुनकर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये दौलत हमारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, इसलिए तुम बाहर जाने की गलती नहीं करो, क्योंकि यश तुम्हें बाहर देखते ही गोली मार देगा। वह दौलत के लालच में अंधा हो चुका है। मैं बिल्कुल मायूस हो गई। यश अभी तक कमरे में नहीं आया था। ये बेहतरीन मौका था। मैं अभी यही सोच रही थी कि पापा ने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि कॉल मत करना, मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने फ़ौरन मीरा को एक मैसेज लिखा और भेज दिया, मगर उस वक्त सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी यश आ गया और उसने एक फ़ाइल मेरे हवाले कर दी। मैंने पापा की तरफ देखा, फिर जहाँ जहाँ यश कहता गया मैंने साइन कर दिए। मैं दिल में प्रार्थना कर रही थी कि मेरा मैसेज मीरा तक पहुंच जाए और वह हमारी मदद के लिए आ जाए। मगर यश ने अपना काम पूरा होते ही हमें बांध दिया और घर से भाग गया। उसके कुछ घंटे बाद मीरा और उसका भाई हमारी मदद को पहुंच गए। मैं रोते हुए मीरा के गले लग गई और पापा ने उसके भाई को सारी बात बता दी। ये सुनकर वह कहने लगा, आपने अच्छा किया जो अपनी जान बचा ली। जायदाद का क्या है, वह हम दोबारा से हासिल कर लेंगे। ये सुनकर पापा ने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा तो मैंने पापा को बताया कि ये मीरा का भाई है और वह वकील भी है। ये सुनकर पापा सुकून से हो गए और पापा को हम अस्पताल ले गए, क्योंकि यश ने कई दिनों से उनको घर में कैद कर रखा था। जबकि मीरा के भाई ने यश पर केस कर दिया। हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए मैं और मीरा हॉस्टल चले गए और मीरा के भाई ने सारी मामलात संभाल लिए। वह रात दिन पापा के साथ रहता था। पापा को वह बहुत ही पसंद आया। हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैं और पापा मीरा के घर आकर रहने लगे, क्योंकि पुलिस ने यश को तलाश कर लिया था और अब अदालत में उस पर केस चल रहा था। इसलिए मीरा का भाई नहीं चाहता था कि यश हमें कोई नुकसान पहुंचाए। हम इस जायदाद के असली वारिस थे, इसलिए अदालत ने हमारे हक में फैसला सुनाया और यश को इस जुर्म में जेल भी भेज दिया गया। जिस दिन हम केस जीते उस दिन मीरा के भाई ने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। जल्दी ही हम दोनों ने शादी कर ली और हमें हमारी जायदाद मिल गई। धन्यवाद दोस्तों।